हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिस्ट्री एंसेंट सोसाइटीज सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, ये भी आपके लिए इनफ होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास, प्राचीन समाज यानी कि हिस्ट्री, एंसेंट सोसाइटीज, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी फर्स्ट मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एंड आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो हमारा ये पीडीएफ रहने वाला है, इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो जो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें ही हमने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, डिफाइन द अर्बन रेवोल्यूशन, डिस्कस इन डिटेल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी कि नगरीय क्रांति क्या थी वो हमें बताना है और उसकी प्रमुख विशेषता के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, डिफाइन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिस्कस इन डिटेल द मेजर इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि औद्योगिक क्रांति क्या थी और औद्योगिकरण के प्रमुख प्रभाव हमें बताने हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे 2 चीज पूछी गई है। फर्स्ट तो नगरीय क्रांति का परिभाषा और उसकी विशेषता। सेकंड हमसे पूछा गया औद्योगिक क्रांति की परिभाषा और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो स्टूडेंट, चलिए हम इस आंसर की शुरुआत कर लेते हैं। और इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द अर्बन रेवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर 2 सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि जो हमारी ये क्रांति है,
औद्योगिक क्रांति और नगरीय क्रांति। तो मानव सभ्यता के विकास में इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। तो स्टूडेंट, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो समाज की दिशा ही बदल देती है। तो नगरीय क्रांति और औद्योगिक क्रांति ये मानव सभ्यता की ऐसी ही दो सबसे बड़ी घटना थी। तो ये जो दोनों क्रांति थी स्टूडेंट, इन्होंने समाज की संरचना बदली, अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया, लोगों की जो जीवन शैली थी उसको बदल दिया और आधुनिक समाज की नींव भी साथ में इन्होंने रखी। तो स्टूडेंट, जहां पर नगरीय क्रांति ने शहरों को जन्म दिया, वहीं पर जो हमारी औद्योगिक क्रांति थी उसने मशीनों और कारखानों का युग शुरू कर दिया था। तो ये इसलिए ये जो दोनों क्रांति है स्टूडेंट, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि यही हमारे आधुनिक समाज की नींव मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं मीनिंग ऑफ अर्बन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि नगरीय क्रांति और औद्योगिक क्रांति का अर्थ। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन रेवोल्यूशन यानी कि नगरीय क्रांति को लेकर। तो द अर्बन रेवोल्यूशन रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी मूव फ्रॉम villages to towns and cities emerges as centers of economic, administrative, culture and social activities। यानी कि स्टूडेंट, नगरीय क्रांति का मतलब क्या हुआ? तो नगरीय क्रांति का मतलब है जब इंसान गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ा और जो शहर था वो आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो उसी समय को हमने कहा नगरीय क्रांति। तो आप उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, जैसे मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मिस्र, जहां पहले छोटे छोटे गांव थे, वहीं पर बाद में संगठित नगर सभ्यताएं विकसित हुई। तो ये तो हमारी नगरीय क्रांति थी स्टूडेंट, जहां पर जब इंसान गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ा और शहर आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, तो वही हमारी नगरीय क्रांति थी। तो ये तो हमारी नगरीय क्रांति हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हमारे औद्योगिक क्रांति के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच मशीन बेस्ड large scale production replace handicraft based production systems leading to the growth of industries and establishment of factories। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारी औद्योगिक क्रांति थी वो वे प्रक्रिया थी जिसमें हाथ से काम करने की जगह यानी कि हस्तशिल्प को छोड़कर मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। तो मशीनों पर हाथ से काम करने की जगह मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, कारखाने बने, नए रोजगार आए और पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। तो यही थी हमारी औद्योगिक क्रांति। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देखें, इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग हो गया, भाप इंजन हो गया और फैक्ट्रियों का विकास हो गया। तो ये हमारी एक औद्योगिक क्रांति का ही उदाहरण था। तो यही थी हमारी औद्योगिक क्रांति और नगरीय क्रांति, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता व उनके प्रभाव को लेकर। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, दोनों को एक साथ, दोनों के विशेषता और प्रभाव को समझ लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा विशेषता या प्रभाव आता है वो आता है शहरों और उद्योगों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सिटी डेवलपमेंट रैपिडली। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारी नगरीय और औद्योगिक क्रांति थे, इनकी वजह से जो हमारा नगर था वो भी विकास करने लगा, क्योंकि जैसे जैसे उद्योग बढ़े, शहर तेजी से फैलने लगा। तो बाजार, बैंक, सड़कें, रेलवे, संचार के साधन सब कुछ शहरों में विकसित होता चला गया, जिस कारण ही जो शहर था वो रोजगार के प्रमुख केंद्र भी बन गए थे। तो स्टूडेंट, आज आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता देखें तो ये रोजगार के बड़े केंद्र है और ये हमारे नगरीय क्रांति का ही परिणाम है। तो ये तो शहरों और उद्योगों का विकास हो गया। सेकंड हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि और ग्रामीण नगरीय प्रवास को लेकर। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो गांव होते थे तो वहां पर जो रोजगार था वो बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन जो शहर थे तो शहर में गांव की अपेक्षा रोजगार ज्यादा था। तो इसीलिए जो लोग थे वे गांव छोड़कर शहर आने लगे और इसी वजह से शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, झुग्गी झोपड़ियां बनने लगी और ग्रामीण नगरीय प्रवास भी बढ़ने लगा। तो आज भी यूपी बिहार से जो लोग हैं वे दिल्ली, मुंबई काम करने के लिए आते हैं। तो यही था हमारा जनसंख्या में वृद्धि और ग्रामीण नगरीय प्रवास।
इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो आता है चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन। तो आर्थिक संरचना में क्या परिवर्तन है उसको देख लेते हैं। तो एंड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट इन प्लेस ऑफ एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि स्टूडेंट जो पहले अर्थव्यवस्था थी वो तो कृषि प्रधान या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था बन गई वो बन गई औद्योगिक और सेवा आधारित। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा और पूंजीवाद का विकास भी होने लगा। तो आर्थिक संरचना में यही परिवर्तन आया। इसके बाद फोर्थ हमारा जो आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल लाइफ, यानी कि सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो स्टूडेंट द जॉइंट फैमिली सिस्टम गेव वे टू द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, यानी कि जो हमारा पहले संयुक्त परिवार था, जो परंपरागत रिश्ते थे, अब वे एकल परिवार में या औपचारिक और व्यावसायिक संबंध में बदल गए थे। तो समाज का जो पूरा ढांचा था वो बदल गया था। तो पारंपरिक समाज संबंध कमजोर पड़े और औपचारिक तथा व्यावसायिक संबंधों में वृद्धि हुई। तो यही था सामाजिक जीवन में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एमरजेंस ऑफ द वर्किंग क्लास एंड क्लास डिवीजन, यानी कि श्रमिक वर्ग और वर्ग विभाजन का उदय। तो विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द वर्किंग क्लास एमर्जेड, यानी कि स्टूडेंट जो औद्योगिक क्रांति था उसके साथ ही हमारा एक वर्ग उत्पन्न हुआ, वो था हमारा श्रमिक वर्ग। तो कौन सा वर्ग था? वो श्रमिक वर्ग था, यानी कि मजदूर वर्ग। तो स्टूडेंट अब जो समाज था वो चार भागों में बट गया था। फर्स्ट हमारा पूंजीपति, सेकंड हमारा श्रमिक, थर्ड हमारा अमीर और फोर्थ हमारा गरीब। तो इससे जो सामाजिक असमानता है स्टूडेंट वो भी बढ़ी और सभी वर्गों के बीच अंतर भी बढ़ने लगा। तो यही था श्रमिक वर्ग और वर्ग विभाजन का उदय। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा और तकनीकी विकास को लेकर। तो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेड टू रैपिड प्रोग्रेस इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि स्टूडेंट जो मशीनें थी वे चलाने के लिए शिक्षा जरूरी हुई और तकनीकी ज्ञान जरूरी हुआ। तो इसीलिए औद्योगिक विकास के कारण और नगरीय विकास के कारण जो शिक्षा, विज्ञान और तकनीक है उसमें तेजी से प्रगति हुई। तो इससे ही हमारे विज्ञान, शिक्षा, तकनीक इनका सभी का तेजी से विकास हुआ और तकनीकी ज्ञान समाज के विकास का आधार बन गया। तो यही था एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, यानी कि जीवन शैली में बदलाव। तो जीवन शैली में क्या बदलाव आया उसको देख लेते हैं। तो पीपल्स लाइफ स्टाइल बिकम मॉडर्न, देयर वर चेंजिंग इन हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स, रिक्रिएशन एंड पैटर्न्स ऑफ कंजप्शन, यानी कि स्टूडेंट जो लोगों का रहना सहना था वो पूरी तरीके से बदल गया था। तो उनकी जीवन शैली आधुनिक हो गई थी। अब पक्के मकान आ गए थे, नए भोजन, नए कपड़े और मनोरंजन के साधन आ गए थे, जिस वजह से जो जीवन था वो आधुनिक होता चला गया। तो स्टूडेंट यही था जीवन शैली में बदलाव। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, यानी कि क्या समस्याएं थी और क्या चुनौतियां थी। तो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव राइज ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज हाउसिंग शॉर्टेज, डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, क्राइम एंड हेल्थ रिलेटेड इशू, यानी कि हर विकास की एक कीमत होती है और इस विकास की कीमत थी हमारा प्रदूषण, हमारी बेरोजगारी, हमारा भीड़-भाड़, अपराध और स्वास्थ्य समस्याएं। तो ये सभी हमारे नगरीकरण और औद्योगिकरण की एक देन है। तो यही समस्या हमारे सामने है, नगरीकरण और औद्योगिकरण की। बाकी इसके जो लाभ है भी मैंने आपको बता दिए। तो यही था हमारा एक विशेषता और प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द बोथ द अर्बन रेवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि जो हमारा नगरीय क्रांति थी और जो औद्योगिक क्रांति थी इन दोनों ने ही हमारे आधुनिक समाज को बनाया। एक तरफ तो हमारा आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और आधुनिक जीवन शैली आई, दूसरी तरफ हमारा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हुई। तो स्टूडेंट इसलिए जो आज की जरूरत है वो है संतुलित नगरीकरण और सतत औद्योगिक विकास, ताकि विकास के साथ साथ जो हमारा समाज है उसका कल्याण भी हो सके। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यताओं का उत्कर्ष और विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे वे हमसे पूछे गए हैं। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्क्राइब द मेजर
एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन, यानी कि प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण एवं प्रकृति के कौन कौन से तत्व थे वे हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सिविलाइजेशन इज ए सिंबल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट एंड एडवांस लाइफ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो सभ्यता है वो मानव समाज के संगठित, विकसित और उन्नत जीवन का एक प्रतीक होती है। तो जब मनुष्य ने स्थायी जीवन अपनाया, खेती शुरू कर दी और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं बनाई, तभी जो हमारी सभ्यता थी स्टूडेंट उनका जन्म हुआ। तो प्राचीन काल में जब नील नदी, सिंधु नदी, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, हांगो नदी, इन सभी की घाटियों में महान सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो स्टूडेंट ये जो सभ्यताएं थी इनके उत्कर्ष और विकास के पीछे अनेक कारण थे, तो उन कारणों को ही हमें इस आंसर में बताना है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर। तो जियोग्राफिकल कंडीशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रकृति की भूमिका की। तो जहां पर स्टूडेंट उपजाऊ मिट्टी, नदियां, अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधन मिले, वहीं पर जो हमारी सभ्यता थी वो विकसित होने लगी। तो नील नदी की बाढ़ मिस्र की खेती को उपजाऊ बनाती थी, इसलिए जो मिस्र था उसको नील नदी का वरदान भी कहा जाता था। तो स्टूडेंट नदियों से सिंचाई, परिवहन और व्यापार में भी सहायता मिली, इसलिए जो हमारे ऐसी भौगोलिक परिस्थिति थी वहां पर हमारा जो सभ्यता है, जो हमारा मानव जीवन था, उसका विकास धीरे धीरे होने लगा। तो सबसे पहला कारण था भौगोलिक परिस्थिति। सेकंड कारण आया हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का विकास। तो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड ह्यूमंस विद ए स्टेबल फूड सप्लाई, यानी कि स्टूडेंट खेती ने भी मानव जीवन को बदल दिया था। तो अब जो इंसान था वो रोज भोजन की तलाश में भटकता नहीं था, बल्कि उसने अन्न उत्पादन करना सीख लिया था और जिससे वो स्थायी रूप से वहीं पर बस गया था। तो अन्न उत्पादन में वृद्धि के कारण जो जनसंख्या थी वो भी बढ़ी और अतिरिक्त उत्पादन ने भी व्यापार तथा शिल्प को जन्म दिया, जिससे कि जो हमारी सभ्यता है उसका विस्तार हुआ। तो अन्न उत्पादन भी बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और अतिरिक्त अनाज ने व्यापार और शिल्प को जन्म दिया। तो स्टूडेंट जैसे आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत खेती और सिंचाई प्रणाली के कारण ही फली फूली थी। तो यही था हमारे कृषि का विकास। इसके बाद थर्ड हमारा आता है परमानेंट सेटलमेंट्स एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज, यानी कि स्थायी निवास और नगरों का विकास को लेकर। तो विद एग्रीकल्चर परमानेंट सेटलमेंट्स एंड सिटी डेवलप, यानी कि स्टूडेंट पहले क्या होता था आप समझिएगा, पहले इंसान एक तरीके से आखेटक खाद्य संग्राहक था। तो वो क्या करता था, वो इधर से उधर अपने भोजन की तलाश में घूमता रहता था। तो जहां पर उसका एक भोजन खत्म हो जाता था वो तभी दूसरी जगह पर चला जाता था। तो इसीलिए वो एक स्थायी जीवन नहीं जी पाया। तो जब उसने खेती करनी सीखी तो उस समय खेती आप एकदम से तो आपकी खेती तैयार नहीं होती, खेती को तैयार करने में जो प्रोसेस लगता है, जो समय लगता है, तो उस समय के कारण ही उसको मनुष्य को उस स्थान पर रहना पड़ता था और फिर उसका उत्पादन करके वो खाता था और फिर उसको दोबारा उगा लेता था, इसीलिए उसका स्थायी निवास संभव हो पाया। तो खेती के बाद ही हमारे गांव बने, हमारे गांव से नगर बने और नगर बन गए हमारे प्रशासन, सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति के केंद्र। तो यहीं से जो सभ्यता था स्टूडेंट उसको एक संगठित रूप मिल गया था। जैसे कि आप देखें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध नगर थे। तो यही था हमारा स्थायी निवास और नगरों का विकास। इसके बाद थर्ड हमारा फोर्थ जो हमारा आता है वो आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन को लेकर। तो एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर वॉज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट सभ्यता के लिए जो मकान थे वे सिर्फ काफी नहीं थे, समाज का संगठन भी जरूरी था। तो सभ्यता के लिए संगठित सामाजिक व्यवस्था आवश्यक थी। तो स्टूडेंट इसीलिए हमारे जो परिवार, जो समुदाय, जो जाति, ये वर्ग थे ये बनने लगे और इससे हमारा सहयोग भी बढ़ा और साथ साथ अनुशासन भी बना और समाज भी स्थिर हुआ। तो यही सभी थे हमारे सामाजिक संगठन। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड गवर्नेंस प्रोवाइडेड लॉ, जस्टिस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ा वैसे वैसे हमारी जरूरतें भी बढ़ी शासन करने की। तो स्टूडेंट इसीलिए हमारे जो राज्य थे वे राज्य बने, राज्यों से कानून बने और इससे ही हमारा जो प्रशासन है वो विकसित हो पाया। तो संगठित शासन के कारण ही शांति बनी रही और सभ्यता के विकास को स्थायित्व मिला। तो मिस्र में फराओ को देवता माना जाता है, जिससे शासन को वैधता मिली थी। तो ये भी हमारा एक उदाहरण है। तो यही था
हमारा राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, यानी कि आर्थिक गतिविधियां और व्यापार को लेकर। तो द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि स्टूडेंट खेती के बाद जो व्यापार था वो शुरू होने लगा। तो इसी से जो वस्तुओं का आदान प्रदान था, दूर दराज से क्षेत्रों से जो संपर्क था और जो आर्थिक समृद्धि थी वो सभी विकसित हुई। तो इससे जो सभ्यता थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देखें, हड़प्पा का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया से होता था। तो यही था हमारा आर्थिक गतिविधियां और व्यापार। इसके बाद नेक्स्ट आता टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को लेकर। द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, वेपन, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर एंड राइटिंग सिस्टम मेड सिविलाइजेशन मोर एडवांस, यानी कि स्टूडेंट जो तकनीक था उसके बिना जो सभ्यता है वो संभव नहीं मानी जा सकती। क्योंकि पहले इंसान क्या था, पहले वो एक पत्थर लेता था और पत्थर से ही अपना औजार बना लेता था। तो इस तरीके से अगर उसको किसी मांस को छीलना होता था तो वो एक नोकीला पत्थर बनाता था, उससे ही अपने हथियार को यूज करता था। इसी तरीके से पत्थर से फल बनाए गए थे, फल यानी कि हल बनाए गए थे। तो हल बनाए गए थे स्टूडेंट, तो उससे खेती होती थी। तो तकनीक के बिना जो सभ्यता थी वो संभव नहीं थी। तो औजार, हथियार, लेखन, गणित, खगोल शास्त्र, इन सब ने मानव जीवन को अधिक संगठित और सुरक्षित बना दिया था, जिससे कि जीवन अधिक सुविधाजनक और संगठित भी हुआ। तो स्टूडेंट जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, मेसोपोटामिया की जो कीला अक्षर लिपि है और मिस्र की चित्र लिपि है, ये भी हमारा तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है रिलीजन एंड कल्चरल फैक्ट्स, यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व। तो धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व कौन से थे? तो रिलीजन, बिलीफ्स, आर्ट, लिटरेचर एंड ट्रेडिशंस प्रोवाइड यूनिटी टू सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा धर्म और संस्कृति था ये दोनों ही हमारी सभ्यता की आत्मा थे। तो विश्वास, धर्म, कला, साहित्य, परंपराएं, इनसे समाज में एकता, नैतिकता और स्थिरता बनी रही, जिससे कि जो समाज था वो स्थिर हो गया और सांस्कृतिक मूल्यों ने नैतिकता और सामाजिक स्थिरता को बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट जैसे आप एग्जाम्पल देखें, मिस्र में मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास पिरामिड निर्माण का कारण बना। तो इसीलिए पहले क्या होता था, पहले जो कब्र बनाई जाती थी, जहां पर हड़प्पा काल में अगर आप देखें, वहां पर जो कब्र बनाई जाती थी स्टूडेंट, वहां पर जब उसको व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके साथ उसकी पसंदीदा चीजें, खाने की चीजें, कभी कभी तो उसके जो दास दासी होते थे उनको भी दफना दिया जाता था। क्योंकि उनका ये विचार था कि मृत्यु के बाद भी जो जीवन है वो संभव है, तो मृत्यु के बाद भी इंसान अपनी जीवन जीता है, तो इसीलिए वे ऐसा करते थे। तो यही थे हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट जियोग्राफिकल कंडीशंस, एग्रीकल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड कल्चरल फैक्टर्स वर इक्वलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारा सभ्यता था वो कोई एक कारण के वजह से नहीं उभरा था, उसके अनेक कारण थे, जैसे कि भौगोलिक परिस्थितियां, कृषि, समाज, नगर। तो इन्हें सभी समान रूप से जिम्मेदार थे स्टूडेंट। तो इन्हें सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी वह न केवल विकसित हुई बल्कि उससे हमारी आधुनिक सभ्यताओं की नींव भी रखी गई। तो आज के जो आधुनिक समाज है वो हमारी इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं की ही एक देन है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, हाउ डिड द ओरिजिन ऑफ ईयरली राइटिंग सिस्टम इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, डिस्कस द डिफरेंस टू द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया और इजिप्ट, यानी कि प्रारंभिक लेखन प्रणाली की उत्पत्तियों ने सभ्यता के विकास को कैसे प्रभावित किया यह हमें बताना है, और विशेष तौर से मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को लेकर। तो यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ ईयरली स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल फ्रॉम मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट ये भी हमारा यही पूछा गया, बस इसमें जो तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे पूछा गया प्रारंभिक लिपियों के आविष्कार ने मानव सभ्यताओं की प्रगति में किस प्रकार योगदान दिया। तो एक ही बात है, दोनों में एक ही चीज पूछी गई है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का उदाहरण देकर हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं।
तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ईयरली राइटिंग सिस्टम मार्क ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट जो प्रारंभिक लेखन प्रणाली थी वे मानव सभ्यता के विकास में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई, क्योंकि जो लेखन था उससे पहले जो मनुष्य था वो अपने अनुभव और ज्ञान को केवल मौखिक परंपरा से आगे बढ़ाता था, जो कि आप देखें वो बहुत ही सीमित और अस्थायी होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो लेखन है वो बढ़ा, उसी के साथ ही हमारा जो ज्ञान था वो सुरक्षित होने लगा और प्रशासन मजबूत हुआ। इसी के साथ ही इतिहास लिखित रूप में दर्ज हो गया। तो आज जो हमारा इतिहास है वो हमारे इन्हीं लेखन की एक देन है, क्योंकि अगर लेखन ना होता तो हम हमारे जो इतिहास है उसको बहुत कम ही समझ पाते। तो इसी में मेसोपोटामिया और मिस्र की अगर हम बात करें तो इनमें लेखन विकास की रफ्तार जो थी वो कई गुना बढ़ा दी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं ऑर्गन ऑफ ईयरली राइटिंग सिस्टम, यानी कि प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो द डेवलपमेंट ऑफ ईयरली राइटिंग सिस्टम बिगेन अराउंड 3000 BCE इन मेसोपोटामिया। यानी कि स्टूडेंट लगभग 3000 ईसा पूर्व की आप बात समझिएगा, दुनिया में पहली बार लेखन प्रणाली विकसित हुई। तो इसके दो प्रमुख उदाहरण है। फर्स्ट हमारा मेसोपोटामिया में कीला अक्षर लिपि जिसे हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड हमारा मिस्र में चित्र लिपि जिसे हम हायरोग्राफिक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट शुरुआत में जो लेखन का उपयोग था वो व्यापार, कर और प्रशासन, भंडारण जैसे व्यावहारिक कार्यों के लिए हुआ था। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिएगा अगर अनाज का हिसाब लिखा ना जाए तो राजा को कैसे पता चलेगा कितना कर आया। तो यही था हमारा प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में योगदान। तो राइटिंग सिस्टम एनेबल द रिकॉर्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ टैक्स कलेक्शन, लैंड रिकॉर्ड्स, लॉज एंड ऑफिशियल ऑर्डर्स। यानी कि स्टूडेंट जो लेखन था उसने शासन को सुगठित किया, व्यवस्थित किया और साथ ही प्रभावी भी बनाया। तो अब जो कानून थे वे लिखे गए, आदेश सुरक्षित हुए और कर और भूमि रिकॉर्ड भी बनने लगे। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा स्टूडेंट, जैसे कि मेसोपोटामिया में जो हम्मुराबी की विधि संहिता है वो दुनिया के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से एक है, और ये एक इसी का ही उदाहरण है। तो इससे जो हमारी न्याय व्यवस्था थी वो मजबूत हुई और शासन में स्थिरता और प्रभावी शासन बनने लगा। तो यही था प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, यानी कि आर्थिक गतिविधियां और व्यापार का विस्तार। तो राइटिंग सिंप्लीफाई कॉमर्शियल ट्रेडिशन, रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एग्रीमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। यानी कि जो व्यापार था उसके लिए जो लेखक था स्टूडेंट, लेखन था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि लेखन से वस्तुओं का लेखा जोखा होता था, व्यापारिक समझौते होते थे और गोदामों का रिकॉर्ड आता था। तो इन सब ने जो व्यापार था उसको सुरक्षित किया और भरोसेमंद बनाया और आर्थिक स्थिरता और व्यापार के विस्तार में सहायता प्रदान करी। तो उदाहरण के माध्यम से अगर आप समझे, मेसोपोटामिया का जो व्यापार था वो दूर दराज क्षेत्रों तक फैला, क्योंकि सब कुछ लिखित रूप में दर्ज होता था। तो यही था आर्थिक गतिविधियों और व्यापार का विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है रिलीजन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को लेकर। तो इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन रिलीजन टेक्स्ट हाइनेंस एंड रूरल वर्कर्स प्रिजर्व थ्रू राइटिंग। यानी कि स्टूडेंट मिस्र में जो लेखन का उपयोग था वो धार्मिक कार्यों के लिए होने लगा, जैसे कि मंत्र हो गए या हमारे ग्रंथ हो गए या अनुष्ठान हो गए या कब्रों और पिरामिडों पर लेख हो गए। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक योग में भी होने लगे। तो जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल के तौर में, मिस्र वासियों का मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास लिखित धार्मिक ग्रंथों से ही मजबूत हुआ। तो धार्मिक विश्वासों की निरंतरता से इसकी जो सांस्कृतिक परंपराएं है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। तो ये था धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, यानी कि ज्ञान और शिक्षा का संरक्षण। तो राइटिंग हेल्प प्रिजर्व नॉलेज रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। यानी कि स्टूडेंट जो लेखन था उसने ज्ञान को अमर बना दिया था, क्योंकि उसने ज्ञान को विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा संबंधी जो ये ज्ञान थे वे केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहे बल्कि आगे बढ़ने लगे, जिससे कि शिक्षा के विकास को भी बढ़ावा मिला। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें, मेसोपोटामिया में गणित और खगोल विज्ञान लेखक के कारण ही सुरक्षित रहा। तो यही था हमारा ज्ञान और शिक्षा का संरक्षण।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल सिस्टम, यानी कि सामाजिक संगठन और कानून व्यवस्था को लेकर। तो राइट इन लॉ इस्टैब्लिश जस्टिस एंड डिसिप्लिन इन सोसाइटी, यानी कि जो लिखित नियम थे उन्होंने समाज में अनुशासन, न्याय और स्थिरता को प्रदान किया। तो अब जो नियम थे स्टूडेंट वे मौखिक न होकर लिखित थे, जिससे कि जो सामाजिक संबंध थे उनमें स्थिरता आई और विवाद भी कम होने लगे। तो यही थे हमारे सामाजिक संगठन और कानून व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्सिडरेशंस, यानी कि ऐतिहासिक चेतना का विकास। तो राइटिंग मेड इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड हिस्ट्री अकाउंट टू द डीप ऑफ द किंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ वार्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट्स हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंड देयर पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। यानी कि लेखन से जो हमारा इतिहास है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लेखन से ही हमारा इतिहास पैदा हुआ है। तो जो राजाओं के कार्य थे, जो उनके युद्ध का वर्णन था, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, ये सब दर्ज होने लगी थी। तो इससे मानव को अपने अतीत को समझने और जो भविष्य की योजना बनाने हैं उससे वही सहायता प्राप्त हुई। तो यही थी स्टूडेंट हमारा ऐतिहासिक चेतना का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द इन्वेंशन ऑफ ईयरली राइटिंग सिस्टम गेव ए न्यू डायरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा प्रारंभिक लेखन प्रणाली था उसने ही हमारे मानव सभ्यता का विकास किया और इसने ही मेसोपोटामिया और मिस्र में प्रशासन को मजबूत किया, साथ ही अर्थव्यवस्था को संगठित किया, धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा और शिक्षा और ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो स्टूडेंट लेखन के बिना जो संगठित राज्य है, जो आपके कानून व्यवस्था है, जो सभ्यता की कल्पना है, वो संभव ही नहीं थी। इसलिए ही हम कह सकते हैं कि जो लेखन है वही हमारे सभ्यता की आत्मा है। तो प्रारंभिक लिपियां मानव सभ्यता की प्रगति की आधारशिला सिद्ध हुई। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मिनोअन और माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि मियोअन और माइसिनी सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक विकास के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मिनियन एंड माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर भी हमसे सेम ही चीजें पूछी गई है, बस यहाँ पर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द मिनियन एंड माइसिनी सभ्यता सिविलाइजेशन वर द मेजर एंसेंट सिविलाइजेशन ऑफ द एजियन रीजन, यानी कि स्टूडेंट अगर आप हम देखें तो जो हमारी मियोन और माइसिनी सभ्यता है ये एजियन क्षेत्र की प्रमुख सभ्यता थी। तो मियोन सभ्यता जो थी वो हमारी क्रीट द्वीप पर विकसित हुई थी और जो माइसिनी सभ्यता थी वो यूनान में विकसित हुई थी। तो ये जो दोनों सभ्यता थी स्टूडेंट, इन्होंने आगे चलकर जो हमारी यूनानी सभ्यता थी उसको विकसित किया और इनकी जो शासन व्यवस्था, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उससे ही इन्होंने अपने समय की सभ्य से शक्तिशाली जो अर्थव्यवस्था थी, जो सभ्यता थी, उसको इन्होंने बनाया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द मिनियन सिविलाइजेशन, यानी कि मिनियन सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को। तो द मिनियन सिविलाइजेशन फॉलो ए मोनार्चिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो मिनियन सभ्यता थी उसमें हमारा कौन सी शासन प्रणाली थी, वहां पर थी हमारी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट, यहाँ पर द किंग हेल्प सुप्रीम ऑथोरिटी, यानी कि यहाँ पर जो राजा होता था वो ही सर्वोच्च होता था। तो प्रशासन महलों से संचालित होता था और साथ ही जो एक इसमें बात करें आप नोसस, तो नोसस क्या था स्टूडेंट, ये नोसस था ये एक ऐसा महल जो कि प्रशासन का केंद्र था। तो नोसस जैसे महलों से प्रशासन संचालित होता था। और खास बात स्टूडेंट ये थी कि जो हमारी मिनियन सभ्यता थी वो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थी। तो यहाँ पर जो सैन्य शक्ति थी वो कम थी, लेकिन जो प्रशासन और व्यापार था उसको अधिक महत्व यहाँ पर दिया जाता था। तो इसीलिए इनके नगरों में जो ऊंची दीवारें और किले हैं वे हमें देखने को नहीं मिलते। तो स्टूडेंट यही थे हमारी मिनियन सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि माइसिनी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को देख लेते हैं। तो अभी तो हमने मियोनी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था देखी,
अब हम माइसिनी सभ्यता की देख लेते हैं। तो द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द माइसिनी सिविलाइजेशन वाज मोर मिलिट्रिक एंड सेंट्रलाइज, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी माइसिनी सभ्यता थी वो हमारी मियोनी सभ्यता की विपरीत थी, यानी कि यहाँ पे युद्ध प्रिय और सैन्य प्रधान केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो राजा था स्टूडेंट उसको वानाक्स, यानी कि आप वानाक्स कह सकते हैं। तो वानाक्स यहाँ पर राजा को कहा जाता था और राजा के पास ही सभी सैन्य और राजनीतिक शक्ति होती थी। तो राजा के पास ही सैन्य शक्ति होती थी और उसके पास ही राजनीतिक शक्ति होती थी। साथ ही यहाँ पर जो फोर्ट्रेस एंड स्ट्रोक किडल्स है उनका निर्माण किया गया, यानी कि नगर किले बनते, दुर्ग और किले यहाँ पर बनाए गए। तो स्टूडेंट प्रशासन में भी जो सैनिक वर्ग का प्रभाव था वो बहुत ज्यादा अधिक था। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तो माइसिनी नगरों की जो साइक्लोपियन दीवारें हैं वे आज भी उनकी सैन्य शक्ति का प्रमाण मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉर एंड जो हमारा विजय थी, यानी कि युद्ध और विजय थे, वे हमारे राजनीतिक शक्ति का आधार यहाँ पर माने जाते हैं। तो यही थी हमारी माइसिनी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मिनियन सभ्यता, यानी कि मिनियन सिविलाइजेशन, यानी कि मिनियन सभ्यता का आर्थिक विकास हम देख लेते हैं। तो अब आते हैं हम मिनियन की अर्थव्यवस्था पर। तो द मिनियन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन मैक्ट्रियम ट्रेड, यानी कि स्टूडेंट जो मिनियन सभ्यता थी वो समुद्री व्यापार पर आधारित थी। तो समुद्री व्यापार पर क्यों आधारित थी? क्योंकि वो भूमध्य के क्षेत्रों से व्यापार करती थी। साथ ही जैतून का तेल, मदिरा, मिट्टी के वस्त्रों का निर्यात वो तेजी से करती थी। तो स्टूडेंट वेल डेवलपमेंट पोर्ट्स एंड नेविगेशन टेक्निक, यानी कि उनके पास विकसित बंदरगाह और जहाज थे, जिससे कि जो मिनियन सभ्यता थी वो समुद्री शक्ति बन जाती है। तो कृषि, शिल्प और व्यापार, इन सभी तीनों का संतुलित विकास यहाँ पर हुआ। तो यही थी हमारी मिनियन सभ्यता का आर्थिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि माइसिनी सभ्यता का आर्थिक विकास। तो द माइसिनी इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, यानी कि स्टूडेंट जो माइसिनी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और युद्ध पर आधारित थी, यानी कि यहाँ पर जो कृषि उत्पादन था उस पर ज्यादा जोर दिया जाता था और इसी के साथ ही जो युद्ध के माध्यम से लूट होती थी या जो संसाधनों का संग्रह होता था वो भी बहुत ज्यादा अधिक था। तो ये सीमित था लेकिन यहाँ पर नियंत्रित व्यापार था। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ की जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो महलों के नियंत्रण में थी, जो कि उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करते थी। तो महलों द्वारा ही आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण होता था। तो यही थी हमारी माइसिनी सभ्यता का आर्थिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिमिलरिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि प्रशासन और आर्थिक संरचना में दोनों के बीच में क्या समानताएं थी। तो दोनों के बीच में समानताएं देख लेते हैं। तो दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी थी स्टूडेंट। तो बस सिविलाइजेशन हैड मोनार्चिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि दोनों में ही हमारा जो राजतंत्रात्मक शासन है वो देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम महल प्रशासन और अर्थव्यवस्था के केंद्र देखें तो वो भी दोनों में सेम थे और लेखन प्रणाली का जो प्रयोग था वो भी दोनों में सेम होता था। तो कौन सी लेखन प्रणाली का प्रयोग होता था आपको याद रखना है, यहाँ पर होता था हमारा लीनियर लिपि का। तो लीनियर स्क्रिप्ट जो हमारी थी उसका उपयोग हमारा माइयोनी और माइसिनी में होता था। तो इसी में हमारा शिल्प और कृषि का जो विकास था वो भी दोनों में ही हुआ। तो शिल्प और कृषि का विकास हमारी दोनों सभ्यता में ही हुआ। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रशासन और आर्थिक संरचना में समानताएं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के बीच में अंतर के बारे में। तो डिफरेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि प्रशासन और आर्थिक संरचना में क्या अंतर था। तो अंतर भी ज्यादा स्पष्ट थे स्टूडेंट। द मिनियन सिविलाइजेशन वाज पीसफुल एंड ट्रेड ओरिएंटेड और द माइसिनी सिविलाइजेशन वाज वारलॉक एंड मिलिट्री ओरिएंटेड, यानी कि जो मिनियन सभ्यता थी वो तो शांतिपूर्ण थी और जो हमारी माइसिनी सभ्यता थी वो थी युद्धपूर्व। इसी तरीके से मिनियन सभ्यता समुद्री व्यापार पर आधारित थी और माइसिनी सभ्यता सैन्य शक्ति पर। तो मिनियन सभ्यता में स्टूडेंट खुले नगर होते थे, लेकिन हमारी जो माइसिनी सभ्यता थी उसमें किले बंद होते थे। मियोन सभ्यता में हमारी आर्थिक समृद्धि थी, लेकिन जो माइसिनी सभ्यता थी उसमें राजनीतिक सैन्य नियंत्रण था। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दोनों के बीच में अंतर। तो यही अंतर दोनों सभ्यताओं की जो पहचान है उनको बनाता है। तो यही था प्रशासन और आर्थिक संरचना में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द ऑल थ्रू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मिनियन एंड माइसिन सिविलाइजेशन वर डिफरेंट, दे आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि स्टूडेंट जो मिनियन सभ्यता थी वो व्यापार
समुद्री शक्ति, शांति और समृद्धि का प्रतीक थी। लेकिन जो वहीं पर हमारी जो मायसीनी सभ्यता थी स्टूडेंट, वो युद्ध, सैन्य शक्ति, राजनीतिक नियंत्रण, इन सभी पर आधारित थी। तो दोनों की जो प्रकृति थी वो अलग थी, लेकिन इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से जो हमारी प्राचीन यूनानी सभ्यता है उसका विकास संभव हुआ। तो इसीलिए जो मिनोअन और मायसीनी सभ्यता है ये प्राचीन इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, एग्जामाइन द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया अप टू अकबदीन एम्पायर एंड इजिप्ट ओल्ड किंगडम। यानी कि स्टूडेंट जो कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि हमारी मेसोपोटामिया में थी, जाकि अक्कादी साम्राज्य तक हमें बतानी है, और इसी तरीके से मिस्र की हमारी पुराना साम्राज्य के उदय के विभिन्न कारकों के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, एनालाइज द मेजर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल फैक्टर द कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। यानी कि कांस्य युग के दौरान जो मेसोपोटामिया और हमारा मिस्र था, इसके योगदान में हमारा क्या योगदान था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों को भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द ब्रॉन्ज एज वाज ए सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि जो हमारा कांस्य युग था वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा ये युग था इसमें तांबे और टीन के मिश्रण से जो कृषि थी वो उन्नत हो रही थी, क्योंकि तांबे और टीन के मिश्रण से बनाया गया था कांस्य, और कांस्य धातु का प्रयोग हुआ जिससे कि जो औजार थे स्टूडेंट वे मजबूत हुए, हथियार प्रभावी हुए और कृषि, शिल्प और प्रशासन को बदल दिया गया था। तो इसी युग में हमारे मेसोपोटामिया में अक्कादी साम्राज्य और मिस्र में पुराना साम्राज्य का उदय हुआ था। तो अब हम समझेंगे कि इनके पीछे कौन कौन से हमारे भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक थे। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि भौगोलिक कारक के बारे में। तो जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर्मेट द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट किसी भी सभ्यता के जन्म में जो भूगोल है वो सबसे पहली भूमिका निभाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा मेसोपोटामिया था उसमें टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की उपजाऊ घाटी थी, जिस कारण से जो हमारा मेसोपोटामिया था वहां पर हमारी जो ये कांस्य सभ्यता थी ये विकसित हुई। इसी तरीके से जो मिस्र था उसमें नील नदी की नियमित बाढ़ थी। तो इन नदियों से स्टूडेंट उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता, सिंचाई, परिवहन की सुविधा दी गई। तो इसी कारण से जो हमारा कृषि है उसको बढ़ावा मिला और स्थायी वस्तुओं की स्थापना संभव हो पाई। तो नील नदी के कारण ही मिस्र को कहा गया था नील नदी का वरदान। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है एग्रीकल्चर एंड फूड सरप्लस, यानी कि कृषि और खाद्य अधिशेष को लेकर। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स लीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा कांस्य युग था उसमें खेती के जो औजार थे वे बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। तो कृषि तकनीकों के विकास से जो अन्न उत्पादन है वो भी बढ़ा। तो हल, कांस्य के औजार, सिंचाई प्रणाली, इस सभी का विकास हुआ, जिस कारण से जो हमारा अन्न उत्पादन है वो बढ़ा, खाद्य अधिशेष पैदा हुई और जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो स्टूडेंट जब भोजन सुरक्षित रहा तो सभ्यता भी स्थायी बनी। तो इसी ने शिल्पकारों, व्यापारियों और प्रशासकों जैसे विशेष वर्गों को जन्म दिया था। तो जो समाज भूखा नहीं रहता वही समाज आगे बढ़ता है। तो यही हमारा साबित कर देता हमारा मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता ने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रोंज टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स, यानी कि कांस्य तकनीक और शिल्प विकास को लेकर। तो द यूज ऑफ ब्रोंज मेड टूल्स एंड वेपन्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल। यानी कि जो कांस्य तकनीक था स्टूडेंट वो हमारे इस युग की आत्मा मानी जाती थी, क्योंकि कांस्य के उपयोग से ही जो मजबूत हथियार थे, जो टिकाऊ औजार थे और बेहतर निर्माण कर रहा था वो संभव हो पाया। तो इससे ही हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा, सैन्य शक्ति बढ़ी और शिल्प और उद्योग भी विकसित हुए। तो स्टूडेंट इसी सभ्यताओं की जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति थी वो इन्हीं वजह से बढ़ी थी। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखें, अक्कादी साम्राज्य की जो सैन्य सफलता है वो कांस्य हथियारों के बिना संभव नहीं थी।
तो यही था हमारा कांस्य तकनीक और शिल्प विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक संगठन को लेकर। तो दी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी ये सभ्यता थी इन्होंने सामाजिक संरचना विकसित करी। तो जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी वैसे वैसे समाज भी संगठित हुआ। तो समाज में राजा, पुरोहित, अधिकारी, सैनिक, श्रमिक, शिल्पकार सब बचने लगे। तो इससे जो कार्य था वो बटा और श्रम विशेषीकरण हुआ। तो अनुशासन भी बना और सहयोग भी बढ़ा, जिससे कि जो समाज है वो स्थिर हुआ और इस संगठन ने ही सभ्यता को स्थायित्व प्रदान किया। तो यही थे हमारे सामाजिक संगठन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इमरजेंस ऑफ द स्टेट यानी कि राजनीतिक व्यवस्था और राज्य का उदय। तो द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड सिविलाइजेशन यानी कि स्टूडेंट जो कांस्य युग था उसमें संगठित राज्य बनने लगे। तो संगठित राज्य कैसे बनने लगे? तो राज्य और शासन प्रणाली के विकास ने सभ्यताओं को संगठित कर दिया। तो मेसोपोटामिया में अगर आप अक्कादी साम्राज्य देखें तो वो एक केंद्रीकृत शासन वाला साम्राज्य था। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें फराओ का दैवी राजतंत्र देखें, कानून, कर व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये सभी सभ्यता को मजबूती प्रदान कर रहे थे। तो इनसे जो शांति और व्यवस्था थी, जो पीस एंड ऑर्डर था वो मेंटेन रहा। तो स्टूडेंट अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, जो मिस्र था उसमें फराओ को देवता माना जाता था, जिससे कि जो शासन था उसको वैधता मिलती थी। तो यही था हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एंड इमरजेंस ऑफ द स्टेट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड को लेकर यानी कि आर्थिक गतिविधियां और व्यापार। तो ट्रेड एंड कॉमर्स मेड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन प्रोस्पेरस यानी कि जो व्यापार और वाणिज्य था इसने कांस्य युग सभ्यताओं को समृद्ध किया। तो खेती और शिल्प के बाद व्यापार का विकास हुआ, जिससे कि आंतरिक और बाह्य व्यापार बढ़ा। धातु, अनाज, वस्त्र, शिल्प, इन सभी का आदान प्रदान होने लगा और व्यापार मार्गों ने तो हमारे जो सभ्यता था उसको एक विकसित रूप में विकसित कर दिया था। तो व्यापार मार्गों ने सभ्यताओं को और ज्यादा समृद्ध बनाया। इससे जो हमारे आर्थिक संसाधन थे, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, वे भी इंक्रीज हुए। तो यही था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिलीजन एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि धार्मिक और वैचारिक कारक को लेकर। तो रिलीजन स्ट्रेंथन सोशल यूनिटी एंड पॉलिटिकल ऑथोरिटी यानी कि स्टूडेंट जो धर्म था उसने ही समाज को एकजुट किया और शासन को शक्ति दी। तो देवताओं में विश्वास, परलोक में विश्वास, धार्मिक संस्थाएं और मिस्र में फराओ को देवता मानना। तो ये सभी हमारे कुछ धार्मिक और वैचारिक कारक थे। तो धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव भी आप देखें, धार्मिक विश्वासों ने ही शासन को वैधता प्रदान करी। तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो हमारा मिस्र था उसमें मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास हमारे पिरामिडों के निर्माण का कारण बना था। तो यही था हमारा धार्मिक और वैचारिक कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द राइज ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया अप टू द अक्कादियन एम्पायर एंड इजिप्ट यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया यानी कि अक्कादी साम्राज्य तक और मिस्र जो कि पुराना साम्राज्य था, इन दोनों के उद्देश्य से जो हमारा भौगोलिक अनुकूलता थी, जो कृषि विकास था, जो कांस्य तकनीक थी, जो सामाजिक संगठन था, जो राजनीतिक स्थिरता थी, ये सभी में इनका सामूहिक योगदान रहा। तो इन्हीं कारणों से स्टूडेंट की जो सभ्यताएं है ये प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत सभ्यता बनी और इन्होंने ही हमारे आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया एवेल्युएट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रेड पैटर्न्स ऑफ द हड़प्पा ऑफ शांग चाइना सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा या चीन शांग सभ्यताओं के अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पैटर्न को बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ द हड़प्पा ऑफ शांग चाइना सिविलाइजेशन। यहाँ पर दोनों चीज एक ही पूछी गई है, यानी कि यहाँ पे हमें हड़प्पा और शांग सभ्यता की जो आर्थिक और व्यापारिक तंत्र की जो विशेषता है वो बतानी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द हड़प्पा एंड शांग सिविलाइजेशन आर कंसीडर अमंग द मोस्ट एडवांस एंसेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो हमारी दो सभ्यता थी हड़प्पा और शांग जो कि चीन में स्थापित थी, तो प्राचीन विश्व की ये अत्यंत विकसित सभ्यताएं थी। तो इनकी शक्ति का जो असली आधार था स्टूडेंट
वो था हमारा सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था और संगठित व्यापार प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता तो हमारी सिंधु घाटी में विकसित हुई थी, लेकिन जो हमारी शांग सभ्यता थी वो हमारी हांगो नदी में विकसित हुई थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारी हड़प्पा और सांग सभ्यता का एक परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक संरचना को लेकर। तो द हड़प्पा इकोनॉमी वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है ये हमारी सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। तो कृषि पर कैसे आधारित थी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर गेहूं, जौ, कपास, तिल की खेती होती थी। तो सबसे पहले जो अनाज था स्टूडेंट वो 8000 ईसा वर्ष पूर्व पहले उगाया था। तो उन्नत सिंचाई प्रणाली भी हमारी हड़प्पा सभ्यता में आई। इसके बाद अनाज भंडारण व्यवस्था विकसित हुई, पशुपालन का भी विकास हुआ। और पशुपालन में आपको बता दूं यहाँ पर जो सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया था वो कुत्ते के पूर्वज को बनाया गया था। तो कुत्ते के पूर्वज को प्रथम हमारा जो पालतू पशु था वो बनाया गया था। तो स्टूडेंट आप जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें मोहनजोदड़ो के जो विशाल अन्नागार थे ये हमारे आर्थिक नियोजन को ही दिखाते हैं। तो कृषि अधिनियम ने आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करी, अनाज के भंडारण की व्यवस्था भी उत्पन्न हुई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और उद्योग को देख लेते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप वाज हाईली डेवलपमेंट इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट जो हमारी हड़प्पा सभ्यता था उसमें शिल्प कला बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। तो इस समय मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, मोरों का निर्माण, इसी तरीके से कपास के वस्त्र, तो इन स्टूडेंट इन सभी से ही जो उद्योग थे उन्होंने व्यापार को गति प्रदान करी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पत्थर था चर्ट पत्थर। तो चर्ट पत्थर से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में चर्ट पत्थर से जो हमारे आभूषण होते थे वे बनाए जाते थे। तो स्टूडेंट ये हमारा एक कृत्रिम पदार्थ था। कृत्रिम पदार्थ कैसे था, यानी कि ये हमारा एक रेयंस नाम का एक धातु होता था जो कि हमारा हल्का समुद्री रंग का होता था और उसमें गोंद को मिलाकर ही हमारा चर्ट पत्थर बनाया जाता था। तो यही था हमारा हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और उद्योग। तो स्टूडेंट हर शहर में कुछ लोग किसान थे तो कुछ कारीगर, और यही कार्य विभाजन सभ्यता की पहचान था। तो यही था हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और उद्योग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक तंत्र को लेकर। तो ट्रेड वॉज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो दोनों तरीके से व्यापार करता था, आंतरिक भी और बाह्य भी। तो स्टूडेंट नगरों के बीच भी व्यापार होता था और इसी तरीके से नगरों के बाहर भी होता था। तो नगरों के बाहर अगर आप देखें ट्रेड लिंक विद मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क थे। इसी तरीके से स्तर और जल मार्गों दोनों का ही प्रयोग होता था और मूरों और मार्गीकृत मापतोल का प्रयोग होता था। तो स्टूडेंट मूरे कैसी होती थी, तो मूरे ऐसी होती थी आप समझिएगा जैसे कि कोई वस्तु हो गई तो उस पर एक मिट्टी का जो लेप था वो लगा दिया जाता था। तो वो मिट्टी का लेप उस पे हमारा जो चिन्ह होते थे वे लगा दिए जाते थे। तो मोरों पर हमारे खासकर जो हमारे पशु पक्षी होते थे उनके चिन्ह होते थे। तो मोरों पर क्या होता था, तो जब ये मिट्टी का लेप सूख जाता था तो आपने देखा होगा जब मिट्टी सूख जाती है तो वो कड़क हो जाती है। तो ये हमारा मोर के रूप में उपयोग की गई थी, यानी कि अगर मोर टूटी हुई है तो अगर ये हमारी मिट्टी का लेप टूटा हुआ है तो इससे व्यक्ति पहचान लेता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। और अगर ये मोर टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब जो सामान है वो सुरक्षित आया हुआ। तो मानकीकृत नापतोल बड़ा मोरों का उपयोग होने लगा और इससे जो व्यापार था स्टूडेंट उसमें भी भरोसा बढ़ा, व्यवस्था बनी और स्थिरता बनी रही। तो विनिमय प्रणाली प्रचलित थी इस टाइम। तो द इंश्योर ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेड यानी कि जो व्यापार था वो विश्वास और संगठन बना रहा था। तो यही था हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक तंत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द शांग चाइना सिविलाइजेशन यानी कि शांग सभ्यता की आर्थिक संरचना को लेकर। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम शांग सभ्यता की ओर। तो द शांग इकोनॉमी वाज आल्सो एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कि जिस तरीके से हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसी तरीके से हमारी शांग सभ्यता थी, ये भी हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे जो चावल, बाजरा, जो हमारे पशुपालन और जो शिकार थे उनकी अहम भूमिका थी। साथ ही यहाँ पर कांस्य
यानी कि ब्रॉन्ज टूल्स का उपयोग होता था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भूमि और उत्पादन होता था वो राजा और कुलीन वर्ग के नियंत्रण में था, यानी कि यहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड लैंड मैनेजमेंट यानी कि शाही नियंत्रण में यहाँ पर भूमि व्यवस्था थी। तो स्टूडेंट कृषि अधिशेष से जो राज्य की शक्ति थी वो बढ़ने लगी। तो स्टूडेंट राजा और कुलीन वर्ग के नियंत्रण में भूमि और उत्पादन था, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो राजा नियंत्रित थी। तो यह थी हमारी शांग सभ्यता की आर्थिक संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन इन द शांग सिविलाइजेशन, यानी कि शांग सभ्यता में शिल्प और उत्पादन को लेकर। तो स्टूडेंट जो हमारी शांग सभ्यता थी ये हमारा सबसे ज्यादा जो फेमस था वो था हमारा ब्रोंज प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि कांस्य उत्पादन में। तो कांस्य के जो बर्तन थे, जो हथियार थे, जो धार्मिक वस्तुएं थे, जो रेशम थी, जो जेड पत्थर की कला थी, तो इन सब ने शिल्पकारों को राज्य का संरक्षण भी प्रदान किया, जिससे कि राज्य की जो शक्ति है वो भी बढ़ी और आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई। तो यही थी हमारी शांग सभ्यता में शिल्प और उत्पादन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ट्रेड पैटर्न्स ऑफ द शांग सिविलाइजेशन, यानी कि शांग सभ्यता का व्यापारिक पैटर्न। तो ट्रेड वाज मेनली कंट्रोल एंड लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर जो व्यापार था वो मुख्यतः आंतरिक रूप से था और वो भी नियंत्रित और सीमित। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे कि एक व्यक्ति को अनाज की जरूरत है और एक व्यक्ति को चावल की, तो एक व्यक्ति के पास अनाज है और एक व्यक्ति के पास चावल है, तो स्टूडेंट ये दोनों एक को अनाज वाले को चावल देके और चावल वाले को अनाज देकर ऐसे बदला कर सकता था। तो स्टूडेंट भारी व्यापार कम था, लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो संपर्क था वो बहुत ही मौजूद था। तो यहाँ के जो व्यापार और राजा थे वो अभिजात वर्ग के नियंत्रण में ही रहता था। तो स्टूडेंट यही था शांग सभ्यता का व्यापारिक पैटर्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है की फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड ट्रेड सिस्टम समरी, यानी कि आर्थिक और व्यापारिक तंत्र की प्रमुख विशेषता क्या थी दोनों के बीच में। तो स्टूडेंट इन दोनों की बीच में अगर हम देखें तो इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस, यानी कि जो दोनों सभ्यता थी ये कृषि आधारित थी। साथ ही दोनों में शिल्प और उद्योग का विकास हुआ, संगठित व्यापार प्रणाली थी और राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आर्थिक गतिविधियों से सामाजिक स्थिरता भी आई। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो खुला और संगठित व्यापार करता था और उसमें मानकीकृत तोलमाप था। इसी तरीके से जो शांग सभ्यता थी वो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और कांस्य उत्पादन में भी वो प्रमुख था। तो हड़प्पा सभ्यता में तो आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होते थे, लेकिन जो शांग सभ्यता था उसमें सीमित व्यापार होता था। तो स्टूडेंट यही अंतर दोनों की आर्थिक पहचान को बनाता है। तो यही था हमारा की फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड ट्रेड सिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ द हड़प्पा एंड शांग सिविलाइजेशन वर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस, यानी कि स्टूडेंट जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी जो संगठित व्यापार प्रधान था और मानकीकृत वो देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारी शांग सभ्यता थी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य नियंत्रित, कांस्य प्रधान और राजसत्ता केंद्रित थी। तो दोनों ही जो सभ्यता थी इन्होंने मजबूत आर्थिक तंत्र के सहारे दीर्घ काल तक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करी और इसीलिए जो हमारी ये दोनों सभ्यता प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं में भी गिनी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रॉन्ज एज, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युग क्या है और सभ्यता के उद्भव में इसका क्या महत्व है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रॉन्ज एज एंड एक्सप्लेन इट इज रोल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युग की विशेषता और उससे सभ्यता के विकास में क्या भूमिका निभाई ये हमसे पूछा गया है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे कांस्य युग के बारे में बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द ब्रॉन्ज एज इज एन इंपॉर्टेंट फेज इन ह्यूमन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच ह्यूमंस बीइंग यूजिंग ब्रॉन्ज इंस्टेड ऑफ स्टोन टूल्स, यानी कि जो कांस्य युग था वो मानव इतिहास का एक निर्णायक चरण था। तो इसी युग में
पत्थरों के औजारों की जगह जो हमारे कांस्य धातु थी उससे बने औजारों का प्रयोग शुरू हुआ था। तो कांस्य से ही तांबा, जो कांस्य था स्टूडेंट, वो हमारा तांबा और टीन के मिश्रण से बनता था, जो कि पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती थी। तो इसी युग में मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा और चीन जैसी जो प्रारंभिक सभ्यता है स्टूडेंट, वे उभरी, जिससे कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की नींव रखी गई। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ द ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग के अर्थ को लेकर। तो द ब्रॉन्ज एज इज द पीरियड व्हेन ह्यूमन सोसाइटी एक्सटेंसिवली यूज टूल्स, वेपन्स एंड इंप्लीमेंट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा कांस्य युग था वो हमारा एक ऐसा कालखंड था जिसमें मानव समाज ने कांस्य धातु से बने औजारों, हथियार और उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया था। यानी कि जब हमारा कांस्य से बने औजार, हथियार यूज होने लगे तो उसको ही हमने कांस्य युग कह दिया। तो स्टूडेंट ये जो इतिहासकार कहते हैं कि ये जो युग है ये हमारा नवपाषाण काल के बाद आया और लोह पाषाण काल से पहले आता है। यानी कि नवपाषाण और लोह पाषाण काल के बीच का जो मध्यकाल था वही हमारा कांस्य युग कहलाया। तो स्टूडेंट कांस्य के प्रयोग से ही जो मानव था उसको उत्पादन, सुरक्षा और प्रशासन इसमें अधिक सक्षम बनाया गया। तो यही था हमारा कांस्य युग का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर फीचर्स ऑफ द ब्रॉन्ज एज, यानी कि हमारा कांस्य युग के प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो अब कांस्य युग की कहानी इसके गुणों के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला आता है यूज ऑफ ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य धातु का प्रयोग। तो टूल्स एंड वेपन्स मेड फ्रॉम कॉपर, टीन एलुअली इनहेंस एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड वेरफेयर। तो स्टूडेंट जो हमारा कांस्य था वो हमारा तांबा और टीन से मिलकर बना था। तो ये जो धातु थी ये मजबूत औजार और टिकाऊ हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी, जिससे कि जो हमारा शिकार और युद्ध था वो अधिक प्रभावी बनने लगा था। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो कांसे की तलवारें और हल होते थे वे पत्थर के औजारों से कहीं ज्यादा प्रभावी होते थे। तो यही था हमारा कांस्य धातु का प्रयोग। इसके बाद सेकंड आता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, यानी कि कृषि और उत्पादन में वृद्धि। तो ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट्स इंप्रूव फार्मिंग टेक्निक रिजल्टिंग इन हायर फूड प्रोडक्शन एंड सरप्लस। यानी कि स्टूडेंट जो कांसे के औजार थे उनसे जो खेती थी वो और ज्यादा आसान और बेहतर हो गई थी। तो इससे जो भूमि थी उसकी गहरी जुताई होने लगी, बेहतर फसल उत्पन्न होने लगी और अधिक अन्न उत्पादन भी होने लगा था। तो इससे खाद्य अवशेष भी पैदा हुआ, जिससे कि जनसंख्या बढ़ी और स्थायी जीवन संभव हो पाया। तो यही था हमारा कृषि और उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद थर्ड हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि शिल्प और उद्योगों का विकास। तो मेटल वर्किंग, पोटेट्री, ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन फ्लोरिश। यानी कि स्टूडेंट जो कांस्य युग था इसने शिल्प कला को एक दिशा प्रदान कर दी थी, जिससे कि जो धातु क्रम था उससे मिट्टी के बर्तन, आभूषण, वस्त्र निर्माण, तो इन सभी उद्योगों का व्यापार को जन्म हमारे कांस्य युग ने दे दिया था। तो ये था शिल्प और उद्योगों का विकास। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। तो ट्रेड लिंक्स वर इस्टेब्लिश ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ब्रॉन्ज एंड अदर गुड्स। यानी कि स्टूडेंट जो कांस्य और अन्य वस्तु की जरूरत थी उनको दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ा गया, जैसे कि हमारे स्थल मार्ग हो गए, जल मार्ग हो गए, वास्तु विनिमय प्रणाली हो गई। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार संबंध था वो हमारा कांस्य की वजह से ही हो पाया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आता है। तो फिफ्थ हमारा कौन सा रहने वाला? फिफ्थ हमारा रहने वाला डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन का विकास। तो डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज गिविंग राइट टू सोशल क्लासेस सच एज रूलर्स, प्रिस्टर्स, अरेस्टेंट्स एंड लेबर्स। यानी कि अब हर व्यक्ति सब कुछ नहीं करता था, वो अपने अलग अलग उसके कार्य विभाजन बट गए थे। जैसे कि किसान था वो खेती करता था, सैनिक शिल्पकार था वो शिल्प बनाता था, व्यापारी व्यापार करता था, सैनिक रक्षा करता था और शासक शासन करता था। तो कार्य विभाजन हुआ, जिससे कि जो समाज है वो भी संगठित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि राजनीतिक संगठन और राज्य व्यवस्था। तो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, यानी कि कांस्य युग में संगठित राज्य बने, जिस कारण से जो राज्य है, जो शासन, जो प्रशासन, जो कानून, जो कर व्यवस्था है वह विकसित हुई। तो राज्य शक्ति सभ्यता की रीढ़ बन गई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कांस्य युग की प्रमुख विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिग्निफिकेंट ऑफ द ब्रॉन्ज एज इन द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता के उद्भव में कांस्य युग का क्या महत्व था। तो अब सबसे अहम सवाल कि कांस्य युग इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो स्टूडेंट
क्यों था वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस युग में हमारे नगरों और सभ्यताओं का उदय हुआ था। तो एमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा एंड चाइना अरोज ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। यानी कि जो हमारा कांस्य युग था, इसी समय पर हमारे मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा और ऐसी महान जो सभ्यताएं थी वे सभी विकसित हुई। सेकंड आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि तकनीकी प्रगति। तो धातु तकनीक ने जो था उसने हमारी नेकल प्रणाली भी विकसित करी, सैन्य शक्ति और प्रशासन को भी सुदृढ़ बनाया। इसी के साथ थर्ड आता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि आर्थिक समृद्धि। तो कृषि अधिशेष और व्यापार ने भी सभ्यताओं को मजबूत बनाया। फोर्थ आता है कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास। तो स्टूडेंट लेखन प्रणाली विकसित हुई, कला और वास्तुकला फली फूली, धर्म और संस्कृति मजबूत हुई और संगठित सभ्यताओं की नींव पड़ी। तो इससे हमारी शिक्षा का विकास भी संभव हो पाया। तो आप जैसे देखें, जो मिस्र के पिरामिड और मेसोपोटामिया के जो नगर है वे हमारे कांस्य युग की एक देन है। तो यही थे सभ्यता के उद्भव और कांस्य युग का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में हमें क्या कहना है, तो कंक्लूजन में लिखना है द ब्रॉन्ज एज प्रूव्ड टू बी ए डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा कांस्य युग है वो मानव सभ्यता के विकास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट कांस्य के प्रयोग से न केवल मानव की भौतिक आवश्यकता पूरी हुई बल्कि एक संगठित समाज, राज्य व्यवस्था और उन्नत सभ्यताओं का जो मार्ग था वो भी बना। तो इसी कांस्य युग की उपलब्धियों पर आगे चलकर जो हमारा लोह युग और आधुनिक सभ्यता है उनकी नींव रखी गई। तो इसीलिए कहा जाता है कांस्य युग की सभ्यता का असली प्रारंभ था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन द हड़प्पा ऑफ शांग सिविलाइजेशन। यानी कि हड़प्पा चीन सभ्यताओं के शिल्प उत्पादन एवं व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले भी लिखा था, तो अब मैं आपको बस शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड इन द हड़प्पा और शांग सिविलाइजेशन। यानी कि हड़प्पा और शांग सभ्यता में शिल्प कला के विकास और उसके व्यापारिक योगदान का हमें विश्लेषण करना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर को शुरू करने से पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे आपसे पूछ लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वे आपसे पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध लिपि को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी प्रसिद्ध लिपि को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो जो मिस्र की सभ्यता थी स्टूडेंट वो किस नदी के किनारे विकसित हुई ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मिनोअन सभ्यता किस द्वीप पर विकसित हुई थी। तो जो हमारी मिनोअन सभ्यता थी, जो मिनोअन और माइसिन 2 सभ्यता हमने देखी थी, उनमें से मिनोअन सभ्यता किस द्वीप पर विकसित हुई थी ये आपको बताना है। तो यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस गिव वे के जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे गिववे के क्वेश्चंस। अब हम दोबारा हमारा जो क्वेश्चन आंसर नंबर 8 है उस पर आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमारा जो आंसर नंबर 8 है इसका आंसर लिख लेते हैं। और इसके आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द हड़प्पा एंड सांग सिविलाइजेशन वर अमंग द मोस्ट एडवांस एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि स्टूडेंट जो हड़प्पा और चीन सभ्यता थी ये विश्व के अत्यंत विकसित सभ्यता थी। तो इन सभ्यताओं की ही आर्थिक शक्ति का जो सबसे मजबूत आधार था वो था शिल्प उत्पादन और उससे जुड़ा व्यापार। तो शिल्प कला केवल रोजमर्रा की वस्तु तक सीमित नहीं थी स्टूडेंट, बल्कि ये हमारा एक ऐसा माध्यम था जिससे हमने आर्थिक समृद्धि, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संभव को
विकसित किया। तो इसीलिए जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी में से विकसित हुई और सांग सभ्यता चीन की हांगुई नदी में फली फूली थी। तो चलिए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। तो अब जरा हड़प्पा नगर की कल्पना कीजिए, सीधी सड़कें, पक्के मकान और हर तरफ काम में लगे कारीगर। तो स्टूडेंट क्राफ्ट मेंबरशिप इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज हाईली डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यहाँ का जो शिल्प कला था वो बहुत ही विकसित और संगठित था। तो ब्यूटीफुल एंड स्टैंडर्डाइज्ड पोट्री यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर मानकीकृत और सुंदर बर्तन होते थे। तो सुंदर और मानकीकृत मिट्टी के बर्तन थे। तो प्रमुख शिल्प उत्पाद स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते चलिए। प्रमुख शिल्प उत्पाद थे यहाँ पर सुंदर और मानकीकृत मिट्टी के बर्तन, तांबा और कांसे के औजार, पत्थर और फायंस के मनके। तो फायंस शब्द देखो ये वही आ गया जो मैंने आपको अभी बताया था। फायंस जो हमारा था ये हमारा एक समुद्री हरे रंग का होता था और ये हमारा एक कृत्रिम पदार्थ था जो कि हमारा मन के बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये मैंने आपको बता दिया था। इसी तरीके से सीप, हड्डी और हाथी दांत की वस्तुएं होती थी। तो स्टूडेंट क्या होता था, हड्डियों से ही गहने बनाए जाते थे। तो जो छोटी छोटी हड्डी होती थी उनके बीच में छेद करके एक माला बना के इस तरीके से हड्डियों के जो माला थे वे औजार थे, आप उनका यूज करते थे। इसी तरीके से कपास से बने वस्त्र होते थे जो कि दुनिया में सबसे पुराने माने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले जो वस्त्र का निर्माण हुआ था वो कपास के वस्त्रों का ही निर्माण हुआ था। तो स्टूडेंट इन शिल्प उत्पादों की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर की थी। तो यही थी हमारी हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। तो आप जैसे देखे मोहनजोदड़ो से जो मिले मन के है वे इतने एक जैसे है कि लगता है कि जैसे किसी फैक्ट्री में बने हो, और यही दर्शाता है कि शिल्प उत्पादन संगठित और नियोजित था। तो यही था हमारा हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन क्राफ्ट एंड ट्रेड इन हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और व्यापार का संबंध। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज ट्रेड, यानी कि स्टूडेंट हड़प्पा के जो शिल्प थे वे केवल उपयोग के लिए नहीं थे बल्कि व्यापार के लिए बनाए जाते थे। तो इस समय व्यापार की विशेषता क्या थी? विशेषता यही थी कि आंतरिक व्यापार होता था नगरों के बीच, इसी तरीके से मेसोपोटामिया से बाह्य व्यापार होता था, मूरों का प्रयोग होता था, यानी कि जो हमारा सील सिस्टम था वो यूज होता था। तो सील सिस्टम भी मैंने आपको बताया था अभी से पहले। इसी तरीके से मानकीकृत मापतोल होती थी, स्तर और जल मार्गों से व्यापार दोनों से ही होता था। तो इससे जो हड़प्पा सभ्यता थी वो और ज्यादा समृद्ध हुई। तो स्टूडेंट आप जैसे देखें मेसोपोटामिया की जो खुदाई थी उसमें हड़प्पा की मोहरें मिली है, यानी कि हड़प्पा के व्यापारी विदेश तक पहुंच चुके थे। तो इससे हड़प्पा सभ्यता आर्थिक रूप से भी बेहद समृद्ध हो गई थी। तो यही था हमारा हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और व्यापार का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इन द शांग सिविलाइजेशन, यानी कि शांग सभ्यता में शिल्प कला का विकास। तो द शांग सिविलाइजेशन वाज स्पेशली फेमस फॉर ब्रॉन्ज क्राफ्ट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी शांग सिविलाइजेशन थी, जो शांग सभ्यता थी चीन की, वो एक खास तौर पर कांस्य शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। तो प्रमुख शिल्प क्या थे उस समय पर? स्टूडेंट प्रमुख शिल्प थे कांस्य के धार्मिक और घरेलू बर्तन, हथियार जैसे कि हमारे कुल्हाड़ी या भाले हो गए, जेट पत्थर की नक्काशी हो गई, रेशम उत्पादन हो गया, और शिल्पकारों का राज्य संरक्षण था। तो शिल्पकारों को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। तो स्टूडेंट अगर आप देखें शांग काल के जो कांस्य बर्तन थे वे इतने भारी और सुंदर थे कि वे केवल राजा और पुजारियों द्वारा ही उपयोग किए जाते थे। तो इससे जो शिल्प कला थी वो उच्च स्तर तक पहुंची। तो यही थी हमारे शांग सभ्यता में शिल्प कला का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राफ्ट टू ट्रेड इन शांग, यानी कि शांग सभ्यता में शिल्प और व्यापार का योगदान। तो शांग सभ्यता में शिल्प और व्यापार पूरी तरीके से राज्य के नियंत्रण में थे। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन सपोर्टेड विद ट्रेड एंड स्टेट अथॉरिटी, यानी कि स्टूडेंट इसकी क्या विशेषता थी? यहाँ पर जो आंतरिक व्यापार था उसका तो विस्तार हुआ, लेकिन जो बाह्य व्यापार था वो बहुत ही सीमित था, क्योंकि यहाँ पर शाही और कुलीन वर्ग द्वारा नियंत्रण किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने आपको बताया था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। इसी तरीके से लिमिटेड बट इफेक्टिव एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स सीमित थे लेकिन प्रभावी और बाह्य संभव थे। तो शिल्प उत्पाद राज्य की प्रतिष्ठा माने जाते थे। तो यहाँ की जो शिल्प कला थी वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है।
तो यही थी हमारी शांग सभ्यता में शिल्प और व्यापार का योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोशियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस टू क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, यानी कि शिल्प उत्पादन एवं व्यापार का सामाजिक आर्थिक महत्व। तो स्टूडेंट दोनों सभ्यताओं में शिल्प और व्यापार ने समाज को नई दिशा दी। तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार के अवसर बढ़े, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन यानी कि कार्य विभाजन और श्रम विशेषता बढ़ी, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस आर्थिक अधिशेष का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लासेस सामाजिक वर्गों का विकास हुआ, ग्रोथ ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेज यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़े। तो जब कोई मन का बनाने में माहिर था और कोई व्यापार में, तभी तो समाज आगे बढ़ पाया। तो स्टूडेंट यही था हमारा शिल्प उत्पादन एवं व्यापार का सामाजिक आर्थिक महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड स्ट्रेंथेंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पा एंड सांग सिविलाइजेशन व्हील हड़प्पा डेमोन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा हड़प्पा और सांग सभ्यता था ये दोनों ही शिल्प उत्पादन और व्यापार की वजह से अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और व्यापार व्यापक और संगठित थे, लेकिन जो शांग सभ्यता थी उसमें ये जो शिल्प और व्यापार थे वे राज्य नियंत्रित थे। तो दोनों ही सभ्यता में जो आर्थिक समृद्धि है, जो सामाजिक संगठन है, जो सांस्कृतिक विकास है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही कारण है कि इन सभ्यताओं को प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं में भी गिना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया हाईलाइट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मिनियन माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि मिनियन और माइसिनी सभ्यता में कला एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ मेटिकुलरी इन अर्ली सिविलाइजेशन, यानी कि प्रारंभिक सभ्यताओं में धातु क्रम का महत्व बताना है। तो जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो हमने पहले के आंसर में भी देखा था, जहां पर हमने मिनियन और माइसिनी सभ्यता के बारे में बात करी थी। अब हमें बात करनी है प्रारंभिक सभ्यताओं में धातु क्रम के महत्व के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन आर आइडेंटिफाइड बाय देयर आर्ट आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, यानी कि जो प्राचीन सभ्यता की पहचान थी वो केवल उनके नगरों से नहीं बल्कि उनकी कला, वास्तुकला और तकनीकी कौशल से थी। तो इसी में जो हमारी मिनियन और माइसिनी सभ्यता की कला और वास्तुकला थी, उन्होंने एशियन क्षेत्र की संस्कृति को समृद्ध किया, लेकिन जो हमारी प्रारंभिक सभ्यता का जो धातु क्रम था उसने मानव जीवन को तकनीकी रूप से शक्तिशाली बनाया। तो इसीलिए इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हीं की सभ्यताओं को उन्नत स्वरूप प्रदान किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं आर्ट इन द मिनियन सिविलाइजेशन, यानी कि मिनियन सभ्यता में कला को लेकर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मिनियन सभ्यता की। तो प्रमुख विशेषता क्या थी? मिनियन आर्ट वाज रिनोव्ड ऑफ इट्स वाइब्रेंसी एंड एस्थेटिक ब्यूटी, यानी कि ये जो सभा थी, ये जो कला थी, ये जीवंता और रंगीन कला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। तो दीवारों पर स्टूडेंट फ्रेस्को चित्र, जिन्हें हम भित्ति चित्र भी कहते हैं, जिनमें कि क्या होता था, विशेष तौर पर नृत्य, खेल और समुद्री जीवन का चित्रण होता था। इसी के साथ साथ प्राकृतिक विषयों का प्रयोग भी अधिक हुआ, मानव आकृतियां सरल और गतिशील बनी, धार्मिक और सामाजिक जीवन का चित्रण भी होने लगा। तो ये जो कला थी ये शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन को दर्शाती थी। तो आप देखें क्रीट द्वीप के महलों में जो बने चित्र है उनमें लोगों को बैल कूद खेलते दिखते हैं और ये दर्शाते हैं कि मिनियन समाज शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण था। तो मिनियन कला जीवन का उत्सव मनाती है। तो यही था हमारा मिनियन सभ्यता में कला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आर्किटेक्चर इन द मिनियन सिविलाइजेशन, यानी कि मिनियन सभ्यता की वास्तुकला को लेकर। तो ग्रैंड पैलेसेस लाइक नोस, यानी कि नोसस जैसे जो भव्य महल थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो नोसस जैसे भव्य महल थे, बहुमंजिला भवन होते थे, खुले आंगन और स्तंभों का प्रयोग होता था, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी और नगर भी किलेबंद थे। तो ये जो वास्तुकला थी यह प्रशासनिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। तो बिना किलाबंदी के नगर ये दिखाते हैं कि मिनियन सभ्यता को युद्ध से ज्यादा व्यापार और शांति में विश्वास था।
तो यही था मिनोअन सभ्यता की वास्तुकला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है माइसिनी सभ्यता में कला। तो आर्ट इन द माइसिनी सिविलाइजेशन। तो माइसिनी आर्ट वाज रिलेटिवली रिगिड एंड मिलिट्रेटिक, यानी कि जो हमारी माइसिनी सभ्यता थी ये हमारा थोड़ा सख्त और युद्ध प्रिय थी। तो इसकी विशेषता थी स्वर्ण आभूषण और मुकुटे, कठोर और शक्तिशाली कला, युद्धों और दृश्य चित्रों का चित्रण। तो कब्रों में रखी गई कलात्मक वस्तुएं भी इसका एक विशेषता मानी जाती है। तो इस कला में शक्ति और वैभव का प्रदर्शन मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कला और शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक भी माना जाता है। तो प्रसिद्ध अन्नोमेन का स्वर्ण मुखौटा माइसिनी कला की एक समृद्ध और वैभव को ही दर्शाता है। तो यही थी हमारी माइसिनी सभ्यता में कला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर इन द माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि माइसिनी सभ्यता की वास्तुकला के बारे में। तो फोर्ट फिल्टेड सिटीज एंड कैथेड्रल्स, यानी कि स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया ये जो वास्तुकला थी ये सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर आधारित थी, इसलिए इसकी प्रमुख विशेषता थी किलेबंद नगर, विशाल पत्थरों से निर्मित साइक्लोपेलियन दीवारें, शाही महल और माइगोरोन संरचना जो कि राजा का मुख्य कक्ष होता था। तो ये जो मेगारोन संरचना थी स्टूडेंट ये हमारे राजा का मुख्य कक्ष होती थी। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा और सैन्य महत्व पर बल दिया गया था। तो ये जो वास्तुकला थी ये युद्धपूर्व समाज को दर्शाती है। तो इतनी बड़ी पत्थर की दीवारें देखकर लोगों को लगता था कि इन्हें दैत्य ने बनाया होगा। तो स्टूडेंट यही थी हमारी आंसर नंबर 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंस ऑफ मैटेरियली इन अर्ली सिविलाइजेशन, यानी कि प्रारंभिक सभ्यताओं में धातु कर्म के महत्व को समझ लेते हैं कि धातु कर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो स्टूडेंट इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा जैसे कि इसने तांबा कांस्य और बाद में लोहे का प्रयोग भी इससे हुआ, मजबूत औजार और हथियार बनाए गए, कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करी, शिल्प और उद्योगों का भी विकास किया और व्यापार के नए मार्ग भी खोले। तो पत्थर के औजारों की जगह धातु के औजार आने से जो खेती थी वो आसान और तेज हो गई थी। तो यही थे हमारे प्रारंभिक सभ्यताओं में धातु कर्म का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मेटलर्जी एंड सिविलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि धातु कर्म और सभ्यता का विकास। तो इंक्रीज इन मिलिट्री पावर, तो स्टूडेंट सैन्य शक्ति में वृद्धि करवाई इन्होंने क्योंकि जो हथियार थे वे अच्छे होने लगे। इसी तरीके से सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा, आर्थिक समृद्धि बढ़ी और नगरों और राज्यों का विकास होने लगा। तो बिना धातु कर्म के जो संगठित सभ्यता है उसकी कल्पना करना संभव नहीं था। तो यही था हमारा धातु कर्म और सभ्यता का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मैन्योन एंड माइसिनी सिविलाइजेशन इंट्रेड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंसेंट वर्ल्ड, यानी कि स्टूडेंट जो ये दोनों सभ्यता थी इन्होंने ही कला एवं वास्तुकला से प्राचीन विश्व की धरोहर को समृद्ध किया, लेकिन जो हमारा धातु कर्म था उसने तकनीकी और आर्थिक विकास को गति प्रदान करी। तो स्टूडेंट इसलिए ये जो तीनों तत्व थे कला, वास्तुकला और धातु कर्म इन्होंने मिलकर ही मानव सभ्यता को स्थायित्व, शक्ति और पहचान प्रदान करी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको ये कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमसे पुरातत्व, नगरीय क्रांति, रिलीजन इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, आर्ट ऑफ मिनियन माइसिनी कला, तो स्टूडेंट इन सभी के बारे में टिप्पणी लिखनी है। इसी तरीके से आपको भी लिखनी होगी। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आर्चोलॉजी की, यानी कि पुरातत्व को लेकर। तो आर्चोलॉजी इज द साइंस थ्रू विच द एंसेंट पास्ट ऑफ ह्यूमंस इज स्टडी बेस्ड ऑन फिजिकल रिमेन्स, यानी कि स्टूडेंट आप सोचिए हजारों साल पहले का एक शहर जमीन के नीचे दबा हुआ है, आज अगर हम उसे फिर से देख पा रहे हैं तो उसका कारण है पुरातत्व। तो पुरातत्व हमारा एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव के प्राचीन अतीत का अध्ययन किया जाता है और उत्खनन द्वारा जरिए इसके अवशेष निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट प्रमुख स्रोत इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसके की सोर्सेज होते हैं टूल्स, पोट्री, कॉइन्स एंड सील्स। तो स्टूडेंट जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जानकारी है वो हमें किताबों से नहीं बल्कि पुरातात्विक खुदाई से ही मिली है। तो यह प्राचीन सभ्यताओं की जीवन शैली, संस्कृति और तकनीक को समझने में सहायक होती है और इसी कारण हड़प्पा, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी जो सभ्यता है उनकी जानकारी हमें पुरातत्व से ही मिली है। तो यही था हमारा पुरातत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है नगरीय क्रांति, अर्बन रेवोल्यूशन। तो द अर्बन रेवोल्यूशन रिफर टू द प्रोसेस
थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी मूव फ्रॉम रूरल लाइफ टू अर्बन सेटलमेंट्स। यानी कि स्टूडेंट, जब इंसान सिर्फ खेती करता था तब वो गांव में रहता था, लेकिन जैसे ही अनाज ज्यादा पैदा होने लगा लोगों ने कहा अब शहर बसाए जाएंगे। तो यही थी हमारी नगरीय क्रांति, यानी कि ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की ओर बदलाव को ही हमने नगरीय क्रांति है। तो यहाँ पर स्थायी बस्ती और नगरों का विकास हुआ, कृषि अधिशेष के कारण ये संभव हो पाया, व्यापार, शिल्प और प्रशासन का विकास भी हुआ, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक संरचना में परिवर्तन आया। तो नगरीय क्रांति ने संगठित सभ्यताओं की भी नींव रखी। तो हड़प्पा और मेसिव जैसे जो नगर थे वे नगरीय क्रांति के ही परिणाम थे। तो यही थी हमारी नगरीय क्रांति। इसके बाद थर्ड हमारा आता है रिलीजन इन मेसोपोटामिया इजिप्ट, यानी कि मेसोपोटामिया मिस्र में धर्म। तो रिलीजन वाज सेंट्रल टू लाइफ इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट, प्राचीन मानव के लिए जो बाढ़, सूखा और मृत्यु था वो सब एक रहस्य थे। तो इन्हीं रहस्यों से जन्म हुआ था धर्म का। तो वे बहुदेववाद में विश्वास करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की वे पूजा करते थे, जैसे कि हमारा एक सींग वाला गेंडा हो गया या आग हो गई। इसी तरीके से मेसोपोटामिया में अगर आप देखें, वहां पर मंदिर और पुजारी वर्ग होता था। मिस्र में फराओ को देवता माना जाता था और मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास माना जाता था। तो धर्म ने शासन और सामाजिक अनुशासन को भी मजबूत किया। तो स्टूडेंट, धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी था। तो मिस्र के पिरामिड हमें यही दिखाते हैं कि लोग मृत्यु के बाद जीवन में भी कितना विश्वास रखते थे। तो यही था हमारा मेसोपोटामिया मिस्र में धर्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट ऑफ मिनियोने माइसिनी सिविलाइजेशन, यानी कि मिनियोन्स माइसिनी कला। तो द आर्ट ऑफ मिनियोन एंड माइसिनी सिविलाइजेशन रिप्रेजेंटेड ए सिग्निफिकेंट कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एशियन रीजन। यानी कि स्टूडेंट, आप एक तरफ देखे रंगीन दीवार चित्र और दूसरी तरफ सोने के मुखटे और युद्ध के दृश्य है। तो मिनियन कला जो थी वो जीवंत और प्राकृतिक थी। यहाँ पर फ्रेस्कस को चित्र, यानी कि भित्ति चित्र, नृत्य, खेल और समुद्री जीवन, शांत और आनंदमय जीवन का चित्रण किया गया था। लेकिन जो हमारा माइसिनी कला था उसमें युद्ध और शक्तिशाली स्वर्ण आभूषण, मुखौटे, इन सभी का वर्णन था। साथ ही युद्धों के दृश्य देखने को मिलते थे। तो इन्हीं कला से आगे चलकर यूनानी कला को प्रभाव की मिला। तो आनमेनन का जो स्वर्ण मुखौटा है वो माइसिनी कला का ये शानदार उदाहरण है। तो दोनों ही कलाएं मिलकर एशियन क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बनाती है। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि जो पुरातत्व है उसने हमें अतीत को समझने की दृष्टि दी, नगरीय क्रांति ने संगठित समाज को जन्म दिया और धर्म ने शासन और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया। इसी तरीके से जो कला थी उसने सभ्यता को पहचान और आत्मा दी। तो यही चारों तत्व मिलकर प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत नींव बनाते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आर्ट ऑफ मिनियोन माइसिनी सिविलाइजेशन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 10, जिसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हिस्ट्री एंसेंट सोसाइटी सब्जेक्ट के। तो स्टूडेंट, ये डायरेक्टली एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे। तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन, स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।